आइए आज हम अध्याय 12 शुरू करते हैं, घातांक और घात। तो इसमें आगे बढ़ने के पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि पहला ये दिया हुआ, बड़ी संख्याओं को सरल बनाने और इन्हें घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। जैसे ये 1,00,000 लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000, 1,00,000 को हम किस तरह लिख सकते हैं? जो एक के आगे जितने शून्य लगे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। 10 के आगे जितने शून्य है उसके ऊपर घात लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5। यहाँ 10 आधार, यानी जो है इसको आधार बोला जाता है, और 5 जो है यानी इसके ऊपर जो चढ़ा रहता है उसको बोलते हैं घातांक। इसे 10 की घात 5 पढ़ा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं। ताकि आपको पता है फिर भी इसको अब रिवाइज कर लेते हैं। अब इसी तरह देखिए, इसमें लिखा हुआ x की घात m में x आधार होगा और m घातांक होता है। तो घातांक को संख्या के ऊपर तथा अपेक्षाकृत छोटे आकार में लिखा जाता है। यानी जो घातांक होता है उसको इस मूल संख्या की तुलना में थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है, जिससे थोड़ा सा पहचानने में आसानी होती है। जिस संख्या पर घातांक नहीं लिखा रहता उस संख्या का घातांक 1 माना जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x, इसका मतलब हो गया कि x की घात 1। ये हमें याद रखना है। यानी ये नहीं लिखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। अब दूसरा अगला ये है कि यदि a तथा b दो शून्येतर, शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य ना हो, शून्य के अलावा कुछ भी हो, समझ रहे हैं, शून्य भर नहीं होते। तो यदि a तथा b शून्येतर पूर्णांक और mn पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्या मतलब 0 या 0 से दाहिने तरफ वाली संख्या है, तब a की घात m गुणे a की घात n का मान हो जाता है a की घात m धन n, और a की घात m भागे a की घात n का मान हो जाता है a की घात m ऋण n। यहाँ पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि m जो है n से बड़ा होना चाहिए। और a की तीसरा जो है a की घात m और पूरे की घात यदि n है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है घातांकों का। और यदि a की घात m गुणे b की घात m के रूप में है तो ऊपर देखेंगे आधार समान है, तो नीचे वो घात समान है तो आधार का गुणा करके घात 1 ही हो जाता है। यही हाल इसमें भाग में होता है कि a की घात m भागे b की घात m है तो आधार अलग अलग है, घातें एक जैसी हैं, तो इनका जो है भाग में यानी बटे करके और घात m लगा सकते हैं। और किसी भी संख्या की घात यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है, और यदि ऋण 1 की घात कोई विषम संख्या है तो उसका मान ऋण 1 आएगा, और ऋण 1 की घात कोई यदि सम संख्या है तो उसका मान धनात्मक 1 आएगा। अब किसी संख्या को k गुणे 10 की घात m के रूप में वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखते हैं, जबकि k का मान जो होता है 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन होनी चाहिए, तथा m कोई एक पूर्णांक है। अब इसमें देखेंगे आखिरी की ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए बहुत छोटी संख्याओं को मानक रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ऋणात्मक घातांकों का उपयोग करते हुए यदि कोई छोटी संख्या बारीक जो 0.5 ऐसे करके रहती हैं, या माइनस के नीचे की जितनी भी संख्या होती हैं उनको क्या करेंगे, घातांकों का यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो हम मानक रूप में लिख सकते हैं। ठीक, घातांकों का उपयोग करके मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? घातांकों का उपयोग करके। तो चलो अब एक एक करके देखते हैं कैसे किया जाता है। अब इसको देखते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है जरा देख लेते हैं। तो जो गुणात्मक प्रतिलोम जो हम निकालते हैं तो इसमें क्या करना होता है, यानी जो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो घात होगी वो बदल जाएगी, बस कुछ नहीं करना। जो भी है, जैसे ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक कर देना, तो 2 की घात 4 इसका लेना है।
10 की घाते ऋण 5 है तो जो घात है उसको धनात्मक कर दीजिए, और अगर घात धनात्मक में है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, घात ऋण में आ जाएगी। बस यही करना है। इधर भी देखिए 7 की घाते ऋण 2 है तो ये बन जाएगा 7 की घाते 2। 5 की घाते ऋण 3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा 5 की घाते 3 का धनात्मक हो जाएगा। और 10 की घाते ऋण 100 है तो इसका बन जाएगा 10 की घाते 100। थोड़ा सा आधार की तुलना में जो घात है थोड़ी सी छोटी लिखना है संख्या, जिससे थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहे। चलिए बढ़ते हैं अगले। तब इन प्रश्नों को लेते हैं। घातांक रूप को सरल कीजिए। तो ये पहला जैसे दिया हुआ है इसमें ऋण 2 की घाते ऋण 3 और ऋण 2 की घाते ऋण 4। अभी अभी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, यदि आधार समान हो तो आपस में घाते जुड़ जाती हैं, तो वो इसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऋण 2 आधार दोनों में है, इसमें भी ऋण 2 है, इसमें ऋण 2 है, तो ये आधार आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ेंगे? 3 धन लगा के ऋण 4। अब ये हमें एक लाइन की बनी, फिर ये चिन्ह लगा लेते हैं, इससे पता चलता है कि इसके आगे की लाइन है। अब जब ये आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है धन ऋण का आपस में गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ऋण 2 की घाते ऋण 3, धन में ऋण का गुणा हो जाता है ऋण, और ये बन गया ऋण 4। आगे देखिए जब ये ऐसा हो जाता है तो ऋण 2 की घाते बन जाएगा ऋण 3 और ऋण 4 मिलके ऋण 7 हो गया। अब जब ये वाला सूत्र लग गया तो एक अलग सूत्र इसमें समझ में आया। कौन सा सूत्र लगा है? इसमें लगा है आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती हैं, पहला वाला जो उस पर लिखा था। इसमें देखिए जब आधार के जो घात ऋण में हो तो ऋण वाले को जब नीचे ले आते हैं तो ये बटे में आ जाता है। अभी अभी आपने पीछे सूत्र लगा देखा, उनका इस्तेमाल भी करते चलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हो गया जब ये ऋण 7 को नीचे की तरफ लाएंगे तो 1 बटे ऋण 2 की घाते इस 7 में बदल जाता है, यानी ये बटे में ऐसा हो जाता है। फिर इसको ये ऋण को अगर आप चूंकि ध्यान यहाँ हमने भी पढ़ा था कि जब ऋण वाली संख्या है तो इसको भी थोड़ा सा बदल के देख लेते हैं कि कैसे बदलाव होता है। तो 1 बटे ऋण 1 भी लिख सकते हैं और गुणे 2 की घाते 7 भी लिख सकते हैं। ये इस रूप में भी हम बदल के देख सकते हैं। अभी हम बिल्कुल हर स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी पहले समझ लीजिए इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 1 बटे 1 की घाते विषम संख्या है, ऋण 1 की घाते विषम संख्या है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये ऋण बन जाएगा चिन्ह, ऋण 1 माने ऋण चिन्ह हो जाएगा, और 2 की घाते विषम संख्या है तो ये इतना ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब हम आंसर लिखेंगे तो ये ऋण का चिन्ह जो है उठा के हम आंसर लिखते समय यहाँ बीच में लगा दी जाता है, और ये यहाँ ऐसे लिखा जाता है, ऐसा इसका मान लिखा जाता है। वैसे यहाँ भी हमारा प्रश्न हल हो गया, लेकिन जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे। दूसरे वाले में देखिए कैसा है। दूसरे वाले में भी देखिए आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी यानी अपनी चिन्हों के साथ आ जाएंगी। तो हम लेते हैं यहाँ पर पहली लाइन तो ऐसे ले लेते हैं, p की घाते 3 और ऋण 10 है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आधार समान है तो घाते आपस में जुड़ रहेंगे, धन ऋण में गुणा ऋण हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये हो जाएगा अगली लाइन कि हमारा p की घाते बन जाएगा ऋण 7। अब वही जैसे इसमें किया था, ऋण 7 वाली घात को नीचे उतारना है। तो ऋण 7 वाली घात को जब हम नीचे उतारते हैं तो 1 बटे p की घाते 7 में बन जाता है, और यहीं से हमारा ये सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। जब ये इतना आ जाता है तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है घातांक का, यही आंसर हो जाता है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें क्या है कि 3 3 3 तीनों के आधार एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा जब तीनों के आधार एक जैसे हों तो घात आपस में यानी घातांक या घात जो भी बोलिए आप, ये आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ेंगे मतलब अपने अपने चिन्हों के साथ आ जाएंगे। अब देख लीजिए क्या हो गया। तो जब आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा 3 आधार है तो 6 2 8, 8 में से 5 गया 3, 3 की घाते 3, यानी कि 3 की घाते 3 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बहुत सरल होते हैं, इनको इसी तरह बढ़ते चलते हैं और आगे देखते हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को।
अब इस प्रश्न को लेते हैं, मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान होता है, बस हल करना है इसको। देखिए, जैसे 2 की घाते ऋण 3 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 वाले को नीचे ले आइए सूत्र लगा के, तो 1/, ये 2 की घाते 3 का मतलब हो जाएगा 1/2 की घाते 3, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको और आगे ले चल दिए तो ये बन जाएगा 1/2 गुणे 2 इसको और आगे ले जाइए तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ही बन जाएगा 1/8। इसको लीजिए, ये घाते ऋण 2 है, ऋण 2 को ऊपर ले जाइए तो ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 3 की घाते 2। जैसे ये ऋण वाला नीचे आके धनात्मक हो गया था तो नीचे वाला ऊपर जाके धनात्मक भी बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि 3 का 2 बार गुणा, 3 का 2 बार गुणा, और इसका मान हो गया 3/3। इस तरह ये हमारा मान हो जाता है। और बढ़ते हैं, अब इनको देखिए। देखिए, इधर आधार दोनों के समान है, ऋण 4 की घाते 5 और ऋण 4 की घाते 10। तो बस जब आधार समान होते हैं तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जैसे अभी हल कर चुके हैं। तो क्या करना है, ये ऋण 4 है, दोनों के आधार एक जैसे हैं, घाते आपस में जोड़ दीजिए, यानी 5 धन ऋण 10, यही तो था। अब क्या करेंगे, ऋण 4, ये बन जाएगा 5 ऋण 10, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाता है, तो ये बन जाएगा ऋण 4 की घाते ऋण 5। अब ये ऋण 5 को नीचे ले आइए तो ये बन जाएगा 1/ऋण 4 की घाते 5। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इस ऋण 4 को भी अलग कर लिया जाता है, यानी इसको हम बदल देंगे 1/ऋण 1 की घाते 5 गुणे 4 की घाते 5 में बदल देंगे। तो ये बन जाएगा, चूंकि ऋण 1 की घात विषम संख्या है तो ये बन जाएगा हमारा ऋण चिन्ह बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4 की घाते 5। इस तरह ये हमारा हल हो जाता है। इसको भी करके देख लीजिए। ये क्या है, भाग के रूप में है। अब चाहे तो अगर विस्तार पूछे तो 4 का 5 बार गुणा करके ऋण लगा देना है, और नहीं तो इसको यहीं पर छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए, 2 की घाते धनात्मक है 5 में, और 2 की घाते ऋणात्मक है 6। अब भी देखेंगे दोनों की घातें आधार समान हो, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तो काहे बन जाता है, यानी ये ऐसा है कि a की घाते m भागे a की घाते n, आधार समान होते हैं तो क्या हो जाते हैं, a की घाते हो जाता है m ऋण n, ये हो जाता है हमारा। इसका इस्तेमाल करेंगे तो शुरू करते हैं। यहाँ आधार जो है 2 है, घातांक इसमें 5 है, ये वाला जो है ऊपर जाके ऋण होएगा, लेकिन चिन्ह उसका अभी भी ऋण है, ये ध्यान रखना है। ये ऋण तो बन जाएगा ऊपर जाके, ये ऋण तो बनेगा, लेकिन इसका चिन्ह अपना पहले से ऋण है, ये ध्यान रखना है। अब इसको और हल कर लीजिए, तो 2 की घाते 5 ऋण में ऋण का गुणा हो जाता है तो ये धन बन जाता है, अर्थात ये बन जाएगा 2 की घाते 11। ऐसा हम इसको हल करेंगे और आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत आसान है। अब ये जो प्रश्न है इनमें ध्यान से देखिए। ऋण 2 की घाते 5 भागे 2 की घाते 8 और पूरे का घात 5 है और गुणा है 2 की घाते ऋण 5 का। तो पहले इसको हल करेंगे भीतर भीतर, बाद में इसका बाहर हिसाब होता है। तो देखिए a की घाते m भागे a की घाते n, यानी आधार एक जैसे है, घाते अलग अलग हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, वही लगेगा a की घाते m ऋण n। तो चलो शुरू करते हैं। इसको लिखिएंगे, ये बन जाएगा 2 की घाते, ये दोनों आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में घट जाएंगी, तो 2 की घात 5 ऋण 8, ये तो अभी अंदर है और बाहर है 5
और पूरे का गुणा है 2 की घाते ऋण 5। बात समझ रहे हैं? भाग जब होता है तो घात आपस में आके नीचे वाली ऊपर जाएगी तो घट जाएगी। तो अब आगे हल करेंगे तो ये बन गया 2 की घाते 5 में से ये 8 में से 5 गया 3, चूंकि चिन्ह पड़ा है ऋण का तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा। और ये 5 की घात के रूप में 5 और ये ऋण 5। अब देखिए वही वाला a की घाते, ये कैसा बन गया? a की घाते m की घाते n में बदल गया तो ये बन जाता है a की घाते m n के रूप में हो जाता है। तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 2 की घाते ऋण 3 गुणे 5, यानी 3 ऋण 3 में ऋण 5 के गुणेंगे तो 5 3 15 है, और गुणे 2 की घाते ऋण 5। अब देखिए आधार दोनों के एक जैसे हो गए, अब आपस में ये जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया ऋण 15 ऋण 5 आपस में जुड़ जाएंगे। चूंकि चिन्ह ऋण के हैं तो ये आपस में धन में बदल जाएंगे, मतलब धन में जुड़ जाएंगे। 15 5 20। अब ये चूंकि ऋण 20 है तो इसको नीचे ले आइए, चूंकि हम आंसर हमें धनात्मक ही लिखना चाहिए अधिकांशतः। तो 2 की घाते 20 ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या लगेगा, इसको देख लेते हैं। ऋण 4 की घाते ऋण 3, ऋण 5 की घाते ऋण 3 और ऋण 5 की घाते 3। यहाँ पर देखेंगे कि सारे घातांक एक जैसे हैं, बस आधार अलग है। तो जब सारे घातांक एक जैसे रहते हैं, आधार अलग रहते हैं, तो आधारों का आपस में गुणा करके घातांक एक ही लिख दिया जाता है। तो ये बन जाएगा ऋण 4 गुणे 5 गुणे ऋण 5। ऐसा भी लिख दीजिए क्योंकि दो संख्याएं एक साथ नहीं आती हैं। और इसका पूरे का घात ऋण 3। आगे इसको हल कर लीजिए। तो ऋण में ऋण का गुणा धन, तो 5 5 25 चौके 100, तो ये बन गया 100। अब ये सारा का सारा मिलके 100 बन गया, और घाते ऋण 3। अब इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 1/100 की घाते 3, ये धनात्मक में बदल जाएगा। इसी के तीसरा चौथा भी उठाते हैं। अब इधर देखिए, ये है 1/8 गुणे 3 की घाते ऋण 3। इसको कैसे बदलेंगे? चूंकि ये 8 है तो हम इसको अगर हम घातांक के रूप में बदल दें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 1/8 को हम 2 की घाते 3 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर होता है 8, ये हमें पता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हम 8 को इस रूप में लिख लेते हैं। क्योंकि अभी हम घातांक का काम कर रहे हैं तो हमें घातांक में ही बदलना पड़ता है, बदल लेना चाहिए। और ये है 3 की घाते ऋण 3, ठीक है, यानी इसका घाते ऋण 3। अब इसको ऊपर ले लीजिए, तो ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या में बदल जाता है? ये 2 की घाते ऋण 3 में बदल गया, और ये पहले से है 3 की घाते ऋण 3। अब देखिए ये क्या हो गया? आधार इनके अलग अलग हैं, घात इनके एक जैसे हैं। जब आधार अलग अलग हों और घातें एक जैसी हो तो क्या हो जाता है? आधार का आपस में गुणा हो जाता है, जैसे अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हम इसका सीधे इस्तेमाल करेंगे, बार बार हम वहां पर सूत्र नहीं लिखेंगे। तो 2 में 3 का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और ये आपस में एक ही घात हो जाता है। क्यों? क्योंकि घातांक एक जैसे हैं, आधार अलग अलग होते तो उनको आपस में गुणा हो जाता है। तो ये बन गया हमारा 3 दूनी 6 की घाते ऋण 3। अब हमको आंसर लिखना पड़ता है, तो आंसर लिखने के लिए हमें ये पूरा पूरा धनात्मक बनाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा 1/6 की घाते 3। इनका देखिए, ये ऋण 3 की घाते 4 है, तो अगर हम इसको पहले ही बदल लें तो ज्यादा आसानी रहेगी। देखिए ऋण 3 को हमने बताया था अभी कुछ समय पहले, अभी थोड़ा सवाल, एक सवाल लगाया था कि ये ऋण चिन्ह को हम अलग कर लेते हैं, ऋण 1 और 3 की घाते 4 में बदल देते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये पता चलेगा कि चिन्ह कौन सा आएगा। तो फिर आगे हल करते चलेंगे। ये बन जाएगा 5 की, इनको दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, 3 की घाते 4 में बदल जाता है। 34 नहीं है, 3 की घाते 4 है। अब जब किसी भी ऋण का घात सम होती है तो ये संख्या बन जाती है धनात्मक।
इसका मतलब ये पूरा पूरा धन 1 बन जाएगा, ये इसका काम खत्म हो गया। अब इधर आ जाएगा 3 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 4 और पूरा के बटे 3 की घाते 4। आप चाहे तो यहाँ इसको उड़ा दीजिए क्रॉस करके, या फिर 3 की घाते 4 ऋण ऊपर ले जाइए इसको, गुणे 3 की घाते ये ऋण 4 हो जाएगा और 5 की घाते 4 हो जाएगा। कैसे कटता है हटता है ये भी देख लीजिए। तो ये बन गया 3 की घाते 4 ऋण 4 गुणे 5 की घाते 4। इसका मतलब हो गया 3 की घाते 0 गुणे 5 की घाते 4। 3 की घाते 0 का मतलब होता है 1 गुणे 5 की घाते 4, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 5 की घाते 4। यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस होने लगे तो फिर सीधे काट दीजिए, तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी चूंकि प्रैक्टिस के समय है तो आप हर लाइन को जरूर कीजिए। इस प्रश्न को लेते हैं कि m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ऋण 3 की घात m धन 1 गुणे ऋण 3 की घाते 5 बराबर ऋण 3 की घाते 7। अब देखिए इसमें दो पक्ष दिए हुए हैं, ये कहलाता है बायां पक्ष जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये कहलाता है दायां पक्ष जिसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले बायां पक्ष को बाएं तरफ हल कर लीजिए और दायां पक्ष को दाहिने तरफ कर लीजिए, फिर इसका लास्ट में हिसाब किताब कर दीजिए। तो ये आधार देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं ऋण 3 की घाते m धन 1 और ऋण 3 की घाते 5, और इधर तो वही ऋण 3 की घाते 7। अब क्या करना है, दोनों आधार समान है तो घातांकों की तुलना करें, मतलब ये घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया ऋण 3 की घाते m धन 1 और धन ये 5, और इधर बन जाएगा ऋण 3 की घाते 7। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऋण 3 और ये 5 और ये m में 5 और 1 ये 6 हो गया, और इधर बन गया ऋण 3 की घाते 7। अब जब दोनों पक्ष देख लेते हैं कि आधार दोनों तरफ बराबर हैं, जितना हल होना था हो गया, तो अब क्या किया जाता है, जब आधार बराबर हो तो घातांकों की तुलना कर दी जाती है। यहाँ पर लिख दीजिए, जब दोनों पक्षों के आधार दोनों पक्षों के आधार बराबर हों तो घातांक बराबर हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आधार दोनों के एक जैसे हैं, तो ये घात जो होते हैं यानी घातांक ये बराबर हो जाते हैं, बस इसका मतलब ये हुआ। तो इसका आप हल कर सकते हैं आप, m बराबर 7 में से 6 घटेगा तो m बराबर आ जाएगा 1, यानी वो m का मान था 1। बात समझ पा रहे हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, ऋण 2/3 की घाते ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसका मतलब, क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये पहले यहाँ लिख लीजिए, 2/3 की घाते ऋण 2 है। तो इसका हल करने का क्या तरीका है, इसको पहले अलग अलग कर लीजिए। इसका मतलब ये हो गया 2 की घाते ये ऋण 2 हो गया, और ये 3 की घाते ऋण 2 हो गया। इसका मतलब ये होता है। अब इसको और आगे हल करिए, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो ऋण वाला जो है जब नीचे आएगा और इस वाले को ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा, जब ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो ये 2 वाला ये धनात्मक हो जाएगा, और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा ऋण संख्या तो ये ऋण वाला धनात्मक हो जाएगा। इसका मतलब और आगे हल करेंगे तो ये 3, इसका मतलब 3 की घाते 2 का मतलब हो गया 3 गुणे 3, और 2 का मतलब 2 की घाते 2 का मतलब हो गया 2 गुणे 2। और आगे हल कर दीजिए, तो 3 में 3 का गुणा कर दीजिए 9, 2 में 2 का गुणा कर दीजिए 4। ये हो गया इसका मान। बड़ा आसान है, और हल करते चलिए। अब इस प्रश्न को लेते हैं, सरल कीजिए। ऋण 1/3 की घाते ऋण 2 ऋण 1/2 की घाते ऋण 3
में भाग देना है 1/4 की घाते ऋण 2 का। तो शुरू करते हैं। दो पक्ष हैं, ये दो पक्ष नहीं, एक ही पक्ष में है सारे सारे। पहले इस ब्रैकेट के भीतर के हल करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका भाग दे देंगे। तो शुरू करते हैं इसको। तो इसको अलग अलग लिख लीजिए, ये यहीं से शुरू करते हैं। ये बन जाएगा 1 की घाते ऋण 2 बटे 3 की घाते ऋण 2। ये अलग अलग हो गया। में घटाना है, इसको भी अलग कर लीजिए। तो 1 की घाते ये ऋण 3 बन गया और ये 2 की घाते ऋण 3 बन गया। अभी ये ब्रैकेट चालू है, ब्रैकेट माने कोष्टक, और 1/4 की घाते ऋण 2। अब ये इनको वैसे ही बदल दीजिए, धनात्मक कर दीजिए। तो ये बन जाएगा ऊपर जाके 3 की घाते 2 धनात्मक हो जाएगा, ये 1 की घाते 2 नीचे आके धनात्मक में बदल गया। ये वाला ऊपर जाके 2 की घाते जो ऋण 3 था तो ऊपर जाके ये धनात्मक अंक में बदल गया, और नीचे वाला ये ऊपर वाला आके ये ऋणात्मक में बदल गया। और ये भाग है 1/4 की घाते, इनको भी अलग अलग कर लीजिए, चाहे 1 की घाते इसको बना दीजिए ऋण 2 और यहीं पर कर देते हैं। इनको भी हल करते चले लगे हाथ। ये बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 की घाते ऋण 2 और 4 की घाते ऋण 2। ब्रैकेट हट जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया 4 की घाते 2 और ये बन गया 1 की घाते 2। क्योंकि ये ऋण वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, सब धनात्मक में बदल गए। अब इसको हल कर लीजिए। तो 3 की घाते 2 का मतलब होता है 3 में 3 का गुणा 9/1। बटे 1 नहीं लिखिए, क्योंकि 1 की घाते 2 का मतलब ये होता है 1। एक बार लिख लेते हैं, फिर अगली बार नहीं लिखेंगे। 2 की घाते 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 1 की घाते 3 का मतलब हो गया 1। अब ये छोटा वाला कर दीजिए, भाग लीजिए। 4 की घाते 2 का मतलब हो गया 4 चौके 16 है, और 1 की घाते 1। अब सारा 1 है, कोई बात नहीं। 9 में से 8 गया, ये बन गया 1, और ये बना भाग 16। 16/1 का मतलब ये हो गया। अब आंसर लिखने के लिए एक बार 16 का मतलब हो जाता है 1/16। ये हमारा आंसर हो गया। 9 में से 8 गया 1, और सारा आधार 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और 1 और भाग का चिन्ह की जगह हम इसका इस्तेमाल कर दिए। हमारा आंसर हुआ। ये प्रश्न लेते हैं, सरल कीजिए। 5/8 की घाते ऋण 7 गुणे 8/5 की घाते ऋण 5। अभी जो प्रश्न हल किया बिल्कुल उसी तरह इसको भी हल कर देना है। तो इसको हम हल करने के लिए खोल देते हैं पहले। तो ये बन जाएगा 5 की घाते ऋण 7 और ये 8 की घाते ऋण 7। गुणा करिए, 8 की घाते ये ऋण 5 में बदल जाएगा, और ये 5 की घाते ऋण 5 में बदल जाएगा। ये सारा खुल गया। अब क्या करना है, इन सबको धनात्मक कर दीजिए। धनात्मक करने का क्या तरीका है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 8 की घाते 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 की घाते 7। ये नीचे आके धनात्मक में बदल गया। इसको भी धनात्मक कर दीजिए, ये चला जाएगा ऊपर तो 5 की घाते 5 बन जाएगा, और ये नीचे आके 8 की घाते 5 में बदल, ये धनात्मक हो गए। अब देखिए इनको एक साथ कर लीजिए चाहे, या इनको 8, चूंकि आधार 8 आधार 8 आधार ये आधार 5 आधार 5, तो 5 वाले 5 की तार, और जो 8 वाले को 8 के पास ले जाइए। तो ये 8 की घाते 7 ये ऊपर जाएगा, तो 8 की घाते ऋण 5 कर लीजिए, ठीक है। गुणा 5 की घाते 5 गुणे 5 की घाते ऋण 7, दोनों को पास पास में कर लिया। अब क्या हो गया, आधार समान है यानी 8, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 घट जाएगा। गुणे का चिन्ह अभी लगाइए, 5 की घाते 5 में से 7 घटने का, तो ये बन जाएगा 8 में से 7 में से 5 गया तो 2 बन गया, गुणे 5 में से ये 7 में से 5 गया तो क्या बन जाएगा, ऋण 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं, शायद न खबर हो। तो 8 की घाते 2, ये गुणे की जगह अब ये कहाँ नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा
1/5 की घाते 2, इसका मतलब ये हो गया कि ये बन गया 8 की घाते 2 और ये बन गया 5 की घाते 2 धनात्मक। तो 8 अठाई 64 और 5 बचे 25, ये हमारा आंसर होगा। एक बार बदल के करते रहेंगे तो आपको सब आसानी रहेगी हर काम में। और अगर शॉर्टकट भी अपनाना चाहें तो शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, वैसे प्रैक्टिस पर निर्भर है, ये सब चीजें बढ़ते हैं।